पूरी दुनिया में अगर आप किसी से भी ये पूछेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो आपको सुनने को मिलेगा कि मेरी माँ मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन आज की खबर सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि सगी माँ ने अपने ही जवान बेटे को, 25 साल के जवान बेटे को, उसकी हथौड़े से पूरे सर की हड्डियों को कुचल डालती है, तोड़ देती है, जब तक बेटे का सर बिल्कुल पिचक नहीं जाता। और फिर उसके बाद बेटे की लाश को हाईवे पर डाल देती है कि ऐसा लगे कि ट्रक ने बेटे की लाश को कुचल डाला है। और फिर बड़े ही सुकून से खुश होकर अपने घर आ जाती है। वो अंदर से तो बेहद ज़्यादा खुश थी, लेकिन दिखावे के लिए हद से ज़्यादा माँ रो रही थी, क्योंकि हर कोई बोल रहा था, बताओ एक माँ का बुढ़ापे का सारा छिन गया। लेकिन आखिर में सिर्फ एक गलती की वजह से पुलिस ने माँ को गिरफ्तार कर लिया। और जब माँ को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई कि आखिर उसने अपने ही बेटे की क्यों हत्या की, तो पूरी कहानी, पूरी वारदात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की, और वहीं का एक बरोरा थाना है। और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, अंगंदरपुर गांव। और उसी गांव का जो हाईवे है, वहां पर 27 अक्टूबर की सुबह सुबह जब लोग उठकर अपने अपने कामों पर जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि सुबह सुबह वहां पर जो खेत का मतलब हाईवे है, वहीं पर एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जो डेड बॉडी पड़ी है वो ऐसे है कि आधे पैर उस साइड में है, और जो सर है वो हाईवे की तरफ है, और सर पूरी तरीके से कुचला हुआ है। और जो लड़का है उसकी बाइक भी वहाँ पर पड़ी है। गांव के लोग युवक की जो बॉडी थी उसको देखकर फौरन पहचान जाते हैं कि ये तो प्रदीप है, क्योंकि प्रदीप गांव का ही रहने वाला है। अपनी माँ ममता सिंह के साथ वो रहता है। माँ बेटे हैं सिर्फ, पिता की तो कई साल पहले मौत हो चुकी है, और आज बेटे की भी मौत हो चुकी है। और ये खबर के बाद जैसे ही माँ तक खबर पहुँचती है कि तुम्हारा जो इकलौता बेटा है उसकी बाइक एक्सीडेंट में जो हाईवे पर मौत हो चुकी है, पुलिस पहुंचती है, जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पूरे गांव में मातम छा जाता है, क्योंकि जो ममता सिंह हैं उनके तो पति नहीं थे, ममता के पति नहीं थे, और अब इकलौता ये बेटा था, ना कोई बेटी है, सिर्फ ये इकलौता बेटा 25 साल का, यही पैसे वगैरह कमाता था और कोई कामकाज नहीं था। और अब अचानक से बेटे की भी मौत हो गई। पूरा गांव ममता के ऊपर तरस खा रहा था, ममता को चुप कर रहा था। ममता का रोते रोते बुरा हाल था, क्योंकि पूरी दुनिया में ममता का कोई नहीं था, सिर्फ ममता का बेटा था। तो जाहिर सी बात है, ममता का रोना तो बनता है, एक माँ का रोना, वो भी जवान बेटे की मौत पर। तो हर कोई मतलब गमगीन था, दुख में था। ममता को समझा रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दुख मत करो। दूसरी तरफ पुलिस को भी यही लग रहा था कि रोड एक्सीडेंट रात के टाइम ये जो प्रदीप था ये आ रहा होगा और बाइक एक्सीडेंट हुई होगी, और उसके बाद रात से ही इसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। ममता का कहना था कि लास्ट टाइम उसने अपने बेटे को फ़ोन किया था कि बेटा बहुत रात हो गई है, घर पर आ जा, खाना खा ले, मैं तेरे लिए गरम गरम खाना लगा कर बैठी हूँ। और ये सुनकर गांव वाले और दुख कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मतलब जो बॉडी थी वो मतलब परिवार के लोगों को मिल जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स पुलिस को फ़ोन करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये चालाकी के साथ शातिराना प्लानिंग से प्रदीप की हत्या की गई है, क्योंकि जो प्रदीप का सर है उस पर कई जगहों पर हथौड़े से वार किए गए हैं। अगर सर पर मतलब ट्रक वगैरह गुजरा होता तो एक साथ सर पूरे तरीके से कुचल जाता, लेकिन जो हड्डी है उसको अलग अलग जगहों से तोड़ा गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हथौड़े से सर को कुचला गया है और शातिराना प्लानिंग से जो प्रदीप है उसकी बॉडी को वहां पर फेंका गया है। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि बताओ, प्रदीप की किसी ने हत्या की है। प्रदीप, जो पुलिस का शक था वो माँ के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाता। अब पुलिस ये सोचती है कि प्रदीप की हत्या किसने की, क्यों की, और प्रदीप का कौन दुश्मन है। प्रदीप के बारे में पता करना शुरू किया जाता है कि प्रदीप ने किसको उधार दिया, किससे पैसे उधार लिए, किससे क्या कॉन्टैक्ट था। जब पुलिस ये सारी चीज़ें पता कर रही थी तो उसी बीच पुलिस को पता चलता है कि प्रदीप के अभी इसी मतलब 1 साल और इससे पिछली साल में 4 बीमा पॉलिसी हुई हैं, और जिनका टोटल पैसा मिलाकर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बनता है, जो प्रदीप के नाम था। और अचानक से प्रदीप की मौत, और प्रदीप की मौत के बाद जो बीमे का पैसा है जाहिर सी बात है वो माँ को मिलेगा। तो इसमें जो प्रदीप की मौत है उसमें माँ का फायदा है। अब पुलिस का शक माँ ममता के ऊपर जाता है। पुलिस को अंदर से तो यकीन नहीं था कि सगी माँ अपने जवान बेटे को मार देगी, लेकिन फिर भी जो पुलिस की सोच है उसी सोच के हिसाब से पुलिस
माँ के ऊपर शक करती है, माँ के बारे में पूरा बायोडाटा निकालती है, उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है कि वो किससे बात करती है, किससे नहीं। गांव के अलग अलग लोगों से बातचीत की जाती है और जब सबसे बातचीत की जाती है तो उसी बीच जो प्रदीप का एक दोस्त था वो बताता है कि अक्सर जो मेरा दोस्त प्रदीप था उसका अपनी माँ से विवाद हुआ करता था, और विवाद सिर्फ इस वजह से था कि जो माँ है वो गांव के ही एक मयंक कटियार को अपने घर पर बुलाती है और उसी के साथ प्रदीप की माँ ममता के अवैध संबंध चल रहे थे और प्रदीप इसके बिल्कुल खिलाफ रहता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। और कई बार प्रदीप ने नशे में मुझसे बोला है कि अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं मयंक को मार दूंगा, क्योंकि मेरी माँ के साथ घर पर उसका आना जाना है। और इतनी बात पुलिस को पता चलती है, बस इतना पता चलना था कि पुलिस उस रात की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि रात के टाइम ममता की बात मयंक से बहुत ज़्यादा हुई थी और पुलिस ममता को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब सख्ती से पूछताछ की जाती है और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो ममता थी वो टूट जाती है, मयंक टूट जाता है और ये पूरा गुनाह जुर्म अपना कबूल कर लेते हैं। और फिर पूरी कहानी निकल कर आती है कि माँ ममता की प्रेम संबंध मयंक से चल रहे थे और उसी बीच जो ये बेटा था ये बीच में आना शुरू कर देता है। ये बोलता है कि देखो ये मयंक नहीं आएगा, मयंक से आप बात नहीं करोगी। लेकिन जो ममता थी उसकी पति की मौत के बाद उसकी बहुत सारी ज़रूरतें थी जिनको मयंक पूरा करता था। जो ममता थी उसकी उम्र 50 से 52 साल थी, लेकिन जो ये मयंक है इसकी उम्र 30 से 35 साल है, जिसकी शादी नहीं हुई है। और ममता इसको प्यार करने लगी थी, इसके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही थी। लेकिन मयंक ने कहा था कि जब तक तुम्हारा बेटा रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर ममता ने प्लानिंग शुरू की और प्लानिंग इसने 1.5-2 साल पहले कर ली थी। और प्लानिंग ये थी कि रास्ते से ये अपने बेटे को हटाएगी, लेकिन ऐसे नहीं हटाएगी कि सिर्फ अपने बेटे को मार दे, ऐसे हटाएगी कि बेटे के मरने से फ़ायदा भी हो। और यही वजह थी कि ममता अपने बेटे के नाम पर 4 बीमा पॉलिसी करवाती है जिसके 1.5 से 2 करोड़ रुपये बनते हैं। और उन पॉलिसियों के होने के बाद अब आकर इसने बड़ी ही शातिराना प्लानिंग से मतलब इस घटना को अंजाम दिया। और इस घटना में जो प्रेमी मयंक है उसके भाई ऋषि को कटियार को भी इसने लिया, इन दोनों सगे भाइयों को प्लानिंग में लिया। और फिर जिस दिन इस घटना को अंजाम देना था रात के टाइम ये अपने बेटे के पास फ़ोन करती है कि बेटा रात हो रही है, घर पर कितनी देर में आएगा, खाना मैंने तेरे लिए गर्म कर दिया है, जल्दी बता। बेटे को बड़ा प्यार आता है अपनी माँ के ऊपर के बताओ मेरी माँ को मेरी कितना ख्याल है, मेरी माँ ने खाना गर्म कर दिया है। तो ये जो प्रदीप था ये बोलता है माँ बस 5 मिनट में आया, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बेटा इतनी बात बताता है, फ़ौरन ये अपने प्रेमी को फ़ोन करती है मयंक को कि तैयार हो जाओ, मेरा बेटा उस रोड से आ रहा है और अपने भाई को लेकर तैयार रहो। और दोनों ये सगे भाई मयंक और ऋषि दोनों हथौड़े लेकर रास्ते में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रदीप आता है गाड़ी रोककर हथौड़े से इसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, पूरे सर की हड्डी को कुचल दिया जाता है। और वो हड्डी मयंक और ऋषि नहीं कुचल रहे थे बल्कि एक सगी माँ कुचल रही थी, क्योंकि पूरी प्लानिंग माँ की थी। और जब पूरा सर कुचल जाता है तो वो बोलती है कि अब लाश को मेरे बेटे की हाईवे पर डाल दो और हाईवे पर डालकर उसकी बाइक को भी वहीं पर डाल दो और वहाँ से चले जाओ। माँ बेहद ज़्यादा खुश थी कि अब उसको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, अपने प्रेमी के साथ रहेगी। और जो प्रेमी का भाई है ऋषि उसको भी 5-10 लाख रुपए देकर ख़त्म हो जाएगा किस्सा और इन लोगों की ज़िंदगी सही चलेगी। लेकिन एक गलती की वजह से ये पकड़ी गई। अब आप सोच कर देखिए कि दुनिया कितनी मतलबी हो चुकी है। माँ बेटे की नहीं, बेटा माँ का नहीं, क्योंकि माँ ने सिर्फ प्रेमी के लिए अपने बेटे की बलि दे डाली। तो अब आप क्या बोलेंगे इस कलयुग पर? आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।